शुगर बनाएं या फिर एथेनॉल, गवर्नमेंट इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी डिलेमा के बीच में क्यों खड़ी है। दूसरी तरफ सरकार का 2 लाख करोड़ रुपए का मैसिव बॉर्डर हाईवे स्पेंड किन सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और जी एंटरटेनमेंट ने ब्लिंकिट और नायका दोनों के खिलाफ केसेस फाइल कर दिए हैं और इसका लिंक है सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले म्यूजिक से। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों कमोडिटीज में अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पर क्या ये रैली अभी और चलेगी या फिर इन्वेस्टर्स को एक बड़े करेक्शन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। ट्रेंडिंग न्यूज में आपको बताऊंगी एक्सपर्ट्स की लेटेस्ट व्यूज। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस रेलेवेंट लगते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में गवर्नमेंट रिपोर्टेडली शुगर केन से एथेनॉल प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना कंसिडर कर रही है और इसके पीछे हैं आसमान छूते शुगर के प्राइसेस। चीनी की कीमत ऑलरेडी पिछले एक महीने में अराउंड 10% बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी है और अगले कुछ महीनों में फेस्टिवल सीजन की डिमांड के साथ प्राइसेस हाई ही रहने का एस्टिमेशन है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो शुगर केन अभी एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट हो रहा है, क्यों ना उसका ज्यादा हिस्सा शुगर बनाने में यूज किया जाए। इससे डोमेस्टिक मार्केट में शुगर की सप्लाई बढ़ेगी और पोटेंशियली इंपोर्ट्स की जरूरत को अवॉइड किया जा सकेगा। बट ऐसी नौबत ही क्यों आई? देखिए, करंट सीजन में शुगर मिल्स ने रफली 3 मिलियन मेट्रिक टन शुगर यानी कि टोटल प्रोडक्शन का अराउंड 10% एथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया है। अगर नेक्स्ट सीजन इसी अमाउंट का इस्तेमाल शुगर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है तो देश के मार्केट में अराउंड 3 मिलियन टन ज्यादा शुगर आ सकती है। लेकिन पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट का क्या, वो भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर शुगर केन से एथेनॉल कम बनेगा तो उस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट को राइस और मेज जैसे ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक्स पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। और राइस के केस में तो गवर्नमेंट के पास अभी देखा जाए तो काफी कंफर्टेबल स्टॉक्स हैं। गवर्नमेंट के राइस स्टॉक्स इंक्लूडिंग अनमिल्ड पैडी 1 जून को 68.43 मिलियन टन थे। ये जुलाई के लिए रिक्वायर्ड 13.5 मिलियन टन के बफर से काफी ज्यादा है। करंटली एथेनॉल फीड स्टॉक में राइस का शेयर रफली 27% है, जबकि शुगर केन का कंट्रीब्यूशन अराउंड 28% है। लेकिन अब इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग करंट सीजन में एथेनॉल प्रोडक्शन में राइस का कंट्रीब्यूशन अराउंड 15 से 20% से इंक्रीज हो सकता है। दूसरी तरफ इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट शुगर मिल्स को शुगर केन जूस और बी हेवी मोलासिस से एथेनॉल प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कह सकती है। इंस्टेड मिल्स को मेनली सी हेवी मोलासिस से एथेनॉल प्रोड्यूस करने की परमिशन मिल सकती है। सी हेवी मोलासिस वो बाय प्रोडक्ट है जिसमें शुगर एक्सट्रैक्शन के बाद रिलेटिवली कम शुगर बची होती है। ऑन पेपर गवर्नमेंट के पास शुगर और एथेनॉल दोनों ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करने का कुशन अवेलेबल है, लेकिन यहां पर एक रिस्क भी है। अगर रेनफॉल वीक रही और राइस और मेज जैसे क्रॉप्स की यील्ड्स भी इंपैक्ट हुई तो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल की अवेलेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट फूड प्राइसेस पर भी हो सकता है। बट फॉर नाउ इमीडिएट प्रायोरिटी क्लियरली डोमेस्टिक शुगर सप्लाई को प्रोटेक्ट करना है। आपके हिसाब से सरकार की प्रायोरिटी इस समय क्या होनी चाहिए, एथेनॉल प्रोडक्शन या फिर शुगर प्राइस को कंट्रोल में लाना? टेल मी इन द कमेंट्स। दूसरी स्टोरी में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के साथ अगले 3 से 5 सालों में गवर्नमेंट का चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ सटे सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स पर ओवर 5000 किलोमीटर्स के हाईवेज बनाने का प्लान है। इसका इमीडिएट बेनिफिट ऑब्वियसली डिफेंस को मिलेगा। ट्रूप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और सप्लाईज को सेंसिटिव एरियाज तक फास्टर मूव किया जा सकेगा। बट इसका सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। जहां अभी कनेक्टिविटी वीक है वहां पर बेटर रोड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मार्केट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक बेटर एक्सेस फैसिलिटेट कर सकते हैं। ऑलरेडी पिछले 5 सालों में बॉर्डर कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए 3318 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए गए हैं। इनमें से 1301 किलोमीटर कंप्लीट भी हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में अवार्ड हुए हैं एट अराउंड 740 किलोमीटर्स। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और मणिपुर जैसे मल्टीपल बॉर्डर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का पार्ट हैं। करंटली इंडिया में अराउंड 1191 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन में है, कवरिंग नियरली 25,917 किलोमीटर्स। गवर्नमेंट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के थ्रू ट्रैफिक डेंसिटी, कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स, एग्जिस्टिंग रोड कंडीशंस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कंबाइन करके प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर रही है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बॉर्डर हाईवे का रिटर्न नॉर्मल कमर्शियल हाईवे की तरफ
सिर्फ टोल कलेक्शन से मेजर नहीं किया जा सकता। बॉर्डर एरियाज में ट्रैफिक वॉल्यूम्स लो हो सकते हैं और ट्रैफिक का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डिफेंस और गवर्नमेंट व्हीकल्स का हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिशनल टोल बेस्ड मॉडल हर स्ट्रेच पर फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। इसी वजह से गवर्नमेंट को इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जैसे फंडिंग स्ट्रक्चर्स पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कमर्शियली वायबल स्ट्रेचेस पर टोलिंग हो, जबकि प्योरली स्ट्रेटेजिक स्ट्रेचेस के लिए ऑल्टरनेटिव फंडिंग मॉडल्स को यूज किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ डिफेंस स्पेंडिंग नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है। अगर रिमोट बॉर्डर रीजन्स बेटर हाईवे से कनेक्ट होते हैं तो लोकल बिजनेसेस के लिए मार्केट्स एक्सेसिबल होंगे, टूरिज्म एक्सपैंड हो सकता है, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सकता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो सकता है। प्लस बेटर ऑल वेदर रोड्स का मतलब है कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स या दूसरी इमरजेंसीज के टाइम पर रिलीफ और एसेंशियल सप्लाईज को रिमोट एरियाज तक फास्टर मूव किया जा सकता है। ऑफ कोर्स बिगेस्ट चैलेंज यहां पर एग्जीक्यूशन का है। 5000 किलोमीटर हाईवेज प्लान करना एक चीज होती है, लेकिन डिफिकल्ट टेरेन, वेदर कंडीशंस, मल्टीपल एजेंसीज और स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी के बीच इन रोड्स को टाइम पर बिल्ड करना कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाना और प्रोजेक्ट्स को टाइमली एग्जीक्यूट करना क्रिटिकल होगा। आपके हिसाब से गवर्नमेंट का बॉर्डर एरियाज में ये इंफ्रा डेवलपमेंट करना कितना ज्यादा क्रूशियल है? तीसरी स्टोरी में जी ने ब्लिंकिट और नायका के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया है। एलिगेशन ये है कि इन ब्रांड्स ने अपने सोशल मीडिया कैंपेन्स में जी के कॉपीराइट वाले कंटेंट का बिना परमिशन कमर्शियल यूज किया। जी का एलिगेशन है कि नायका ने जी के कैटलॉग के सॉन्ग्स को अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज किया, जिसके लिए जी 2 करोड़ रुपए के डैमेजेस मांग रहा है। ब्लिंकिट के खिलाफ भी जी ने सिमिलर केस फाइल किया है। अब यहाँ पर एक बेसिक सवाल आता है, अगर मैं और आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई गाना या कोई मूवी क्लिप यूज कर सकते हैं, तो फिर ब्रांड वही चीज यूज करे तो प्रॉब्लम क्या है? यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पर्सनल यूज और कमर्शियल यूज का। एक इंडिविजुअल इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कॉपीराइट वाले गाने, फिल्म क्लिप्स या इमेजेस यूज कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के पास कॉपीराइट ओनर्स के साथ लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट्स आमतौर पर पर्सनल और नॉन कमर्शियल यूज को कवर करते हैं। बट जब कोई ब्रांड इसी कंटेंट का यूज अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के लिए करता है, तो फिर ब्रांड को कॉपीराइट ओनर से अलग कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। और आज के सोशल मीडिया मार्केटिंग के जमाने में ये डिस्टिंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ब्रांड्स अब सिर्फ ट्रेडिशनल एड्स नहीं बनाते हैं, वो मीम्स पर जंप करते हैं, ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करते हैं, वायरल डायलॉग्स को अपने प्रोडक्ट से जोड़ते हैं और पॉपुलर मूवीज या कैरेक्टर्स के रेफरेंसेस लेकर कैंपेन्स भी बनाते हैं। लेकिन किसी ट्रेंड का रेफरेंस देना और किसी कॉपीराइट वाले कंटेंट का कमर्शियल यूज करना, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इंडिया में कोर्ट्स ने फिल्म्स, म्यूजिक और टेलीविजन से जुड़े कॉपीराइट डिस्प्यूट्स पर डेकेड से केसेस सुने हैं, देखे हैं। लेकिन ब्रांड्स के सोशल मीडिया मार्केटिंग में कॉपीराइट वाले कंटेंट के यूज को लेकर लॉसूट्स अभी भी रिलेटिवली अनकॉमन है। ट्रेडिशनली कॉपीराइट डिस्प्यूट्स ज्यादा पायरेसी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या बिना परमिशन कंटेंट रीप्रोड्यूस करने जैसे मैटर्स को लेकर हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने एक नया ग्रे एरिया क्रिएट कर दिया है। सवाल यह है कि अगर कोई मूवी, डायलॉग या फिर कैरेक्टर ऑलरेडी इंटरनेट पर वायरल है, तो क्या एक ब्रांड उसे अपनी मार्केटिंग कैंपेन में यूज कर सकता है? इसका कोई एक सिंपल लीगल फॉर्मूला नहीं है। काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कंटेंट को किस तरीके से यूज किया गया है और ओरिजिनल वर्क का कितना हिस्सा रिप्रोड्यूस किया गया है। अगर कोर्ट जी के फेवर में डिसीजन देता है, तो ब्रांड्स वायरल ट्रेंड्स और कॉपीराइटेड पॉप कल्चर पर बेस्ड कैंपेन्स को लेकर ज्यादा कॉशियस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में जी के आर्गुमेंट सही है या फिर नहीं? शेयर कीजिए कमेंट्स में। अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। गोल्ड और सिल्वर में सिर्फ एक वीक में 10 से 12% की रैली आ चुकी है। गोल्ड 10 वीक हाई और सिल्वर 7 वीक हाई पर है। लेकिन ईटीओ मार्केट्स के जोनाथन बराट के अकॉर्डिंग रैली अभी खत्म नहीं हुई है। गोल्ड के लिए बिगेस्ट ट्रिगर है यूएस इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक। वीक यूएस जॉब्स डेटा के बाद रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। बराट यहां पर ये कहते हैं कि $4,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर डॉविश फेड नैरेटिव बना रहता है तो गोल्ड और ऊपर जा सकता है।
सिल्वर की स्टोरी यहाँ पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चाइना के सिल्वर इंपोर्ट्स 62% ईयर ऑन ईयर जंप हुए हैं क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बराट को ये लगता है कि डिमांड कंटिन्यू रह सकती है, जिससे सिल्वर 100 से $110 रेंज तक वापस जा सकता है और मोमेंटम रहा तो $120 भी टेस्ट कर सकता है। उनके हिसाब से यूएस डॉलर पर भी प्रेशर बना रह सकता है, जो कि डॉलर में प्राइस्ड मेटल्स के लिए पॉजिटिव बात है। और कॉपर, वो भी लास्ट वीक ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, जिसे बराट लॉन्गर टर्म सप्लाई स्क्वीज, माइन डिस्ट्रप्शंस और क्लीन एनर्जी डिमांड से जोड़ते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इन तीनों में से सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय कहां पर आपको दिखाई देती है? कमेंट करके बताइए। और इस स्टोरी का अगर आपको डिटेल्ड कवरेज चाहिए तो अभी कमेंट कीजिए मेटल, और हम कवर करेंगे इसे यहां मार्केट्स टुडे पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.